नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट के बारे में। और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस विचारधारा के समर्थक थे। इन्होंने जो यात्राएं की, अन्वेषण किया और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट के बारे में। आधुनिक भूगोल के संस्थापक हम्बोल्ट थे। हम्बोल्ट और रिटर को जो है वो आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता था। खोजों के महान युग पुनर्जागरण के पश्चात 8वीं शताब्दी के भूगोलवेत्ता ने भूगोल के वैज्ञानिक मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि इन्होंने 8वीं शताब्दी में क्या किया था कि भूगोल को उच्च पद पर पहुंचाने का कार्य किया था। इसलिए इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक भी माना जाता है। किंतु आधुनिक भूगोल की वास्तविक स्थापना 19वीं शताब्दी में जर्मन के दो महान भूगोलवेत्ताओं अलेक्जेंडर हम्बोल्ट तथा रिटर ने इन दोनों ने किया था। किसने किया था, कब किया था? 19वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी में जर्मन के प्रमुख जो भूगोलवेत्ता थे हम्बोल्ट और रिटर ने जो है वो भूगोल का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य किया था। इसलिए उन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। आइए अब आगे देखते हैं। आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है और इनका जो मुख्य काल था वो था 1800 से लेके 1959। वह भूगोल का आधुनिक 1859 वह भूगोल का आधुनिक साहसी काल के नाम से जाना जाता है। तो किस काल को साहसी काल के नाम से जाना जाता है? तो 19वीं शताब्दी का जो काल था जर्मन का, वो साहसी काल के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम्बोल्ट के बारे में कुछ देख लें। हम्बोल्ट जो थे 19वीं शताब्दी के महान भूगोलवेत्ता थे। हम्बोल्ट का जो जन्म कब हुआ था? 1769 में इनका जन्म हुआ था और 1859 में इनकी मृत्यु हुई थी। हम्बोल्ट और रिटर जर्मन, अगर हम यहाँ पर बात करें रिटर की, तो हम्बोल्ट और रिटर दोनों जर्मन भूगोलवेत्ता थे। लेकिन पहले हम्बोल्ट जो है वो रिटर से 10 साल बड़े हैं। लेकिन अगर हम देखें कि ईश्वर की विडंबना देखें तो जो रिटर थे उनकी मृत्यु जो हुई है वो 1859 में ही हुई है। यानी कि जर्मन के ऐसे दो महान भूगोलवेत्ता, भौगोलिक चिंतन करने वाले, जिनकी दो मृत्यु जो है वो एक ही समय पे हुई है 1859 में। और जो रिटर थे वो हम्बोल्ट से 10 साल छोटे थे। आगे बात करें तो इन्हें एक युग परिवर्तक और सर्वमुखी प्रतिभा वाले विद्वान थे। कौन? हम्बोल्ट, जिन्होंने भूगोल और उसकी विभिन्न शाखाओं में भी नहीं बल्कि अनेक विज्ञानों जैसे भूगर्भ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जलवायु विज्ञान इत्यादि में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने 64,000 किलोमीटर लंबी खोज यात्राएं की थी तथा और तथ्यों का सूक्ष्म निरीक्षण एवं परीक्षण किया था। इन्होंने जगह जगह पर भ्रमण किया और उनसे जो कुछ इन्हें प्राप्त हुआ अन्वेषण के माध्यम से उन्होंने अपनी किताबों में उसे क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास किया। हम्बोल्ट ने उच्च शिक्षा के लिए 1790 में हैम्बर्ग के एक वाणिज्य महाविद्यालय में प्रोफेसर के लिए, जहां वाणिज्य और वनस्पति विज्ञान, खनिज विज्ञान और भूगोल के उसके अध्ययन विषय जो थे उनके थे। एक वाणिज्य विद्यालय में इन्होंने दाखिला लिया और इसके ये अध्ययन विषय थे इनके जो थे ये वहाँ पर ये इनके प्रमुख अध्ययन विषय थे। जब इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो हम्बोल्ट ने लैटिन में भूगोल के लिए जियोग्नाजिया शब्द का प्रयोग किया। भूगोल के लिए, जैसे कि हम आम भाषा में भूगोल कहते हैं, तो इन्होंने भूगोल के लिए जियोग्नाजिया शब्द का प्रयोग किया था। और जियोग्राफिका शब्द का जो प्रयोग किया था वो रिटर ने किया था, वो इरेटोस्थनीज ने किया था। तो अगर पूछा जाए जियोग्नाजिया शब्द का प्रयोग किसने किया था भूगोल के लिए, तो हम्बोल्ट ने किया था। हम्बोल्ट कौन थे? जर्मन भूगोलवेत्ता थे। शब्द का प्रयोग किया था उसे जर्मन में आरकुंडे और अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा जाता है, जिसे
अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल को जर्मन में अर्थकुंडे कहा जाता है और अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा जाता है। अर्थ जो कुंडे शब्द है वो रिटर ने प्रयोग किया था और जियोग्नाजिया शब्द जो था वो हम्बोल्ट ने प्रयोग किया और जियोग्राफी शब्द जो है वो इरेटोस्थीनिस ने प्रयोग किया था। अब हम देखेंगे कि हम्बोल्ट की प्रमुख अन्वेषण यात्राएं कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया। हम्बोल्ट ने 1792 से 96 के मध्य प्रसार राज्य के खनिज मंत्रालय में कार्य करने के पश्चात सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वॉन प्लांट के साथ हम्बोल्ट पहले वेनेजुएला कुमाना नगर पहुँचे। वेनेजुएला कहाँ है? तो वेनेजुएला जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है और वेनेजुएला की जो राजधानी है वो कराकस है। तो हम्बोल्ट जो थे वो दक्षिणी अमेरिका पहुँचे। दक्षिणी अमेरिका किस स्थान पर? वेनेजुएला के कुमाना नगर पहुँचे और वहाँ से अपने अन्वेषण यात्राएं प्रारंभ किया। किसने किया? हम्बोल्ट ने किया। और लगभग 5 वर्षों तक हम्बोल्ट भ्रमण करते रहे और इस खोज अभियान के दौरान 64,000 किलोमीटर तक से भी अधिक दूर की यात्राएं किया। अतः हम्बोल्ट 1807 में पेरिस चले गए। पेरिस कहाँ है? तो पेरिस जो है वो यूरोपीय महाद्वीप में आता है और यह फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इसके किनारे जो है वो सीन नदी के किनारे यह बसा हुआ है। फिर क्या हुआ कि ये फ्रांस चले गए और 19 वर्षों तक वहाँ रहकर, यहाँ पर वहाँ होना चाहिए था, वहाँ रहकर उन्होंने फ्रांसीसी भाषा में नए महाद्वीप के भूमध्य रेखीय प्रदेश की यात्रा शीर्षक से एक पुस्तक लिखी जो 30 अंकों में प्रकाशित हुई। तो अगर पूछा जाए नए महाद्वीप के नाम से भूमध्य रेखीय प्रदेश की यात्रा की पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो हम्बोल्ट ने लिखी थी। फिर आगे वे बढ़ते हैं। उन्होंने पेरू के तट, पेरू कहाँ पर है? यह भी जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है और पेरू की राजधानी जो है वो लीमा है। तो जैसे कि उन्होंने पेरू के तट के समानांतर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा का पता लगाया जिसे हम्बोल्ट या पेरू की धारा जो था। इन्होंने क्या किया था कि पेरू के तट पर इन्होंने किस धारा का प्रयोग ये पता लगाया था? तो वो थी ठंडी धारा जिसका नाम था पेरू के निकट से प्रवाहित हो रही थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया था पेरू की धारा। और इसका परीक्षण यानी कि इसका पता किसने लगाया था? तो जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट ने लगाया था। इसी कारण उसका नाम क्या पड़ गया? हम्बोल्ट की जलधारा। तो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस धारा को हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं? तो पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो जो है वो हम्बोल्ट की जलधारा को पेरू की जलधारा के नाम से हम जानते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे हम्बोल्ट की रचनाओं के बारे में। अब जानेंगे हम कि हम्बोल्ट ने कौन कौन सी रचनाएं की थी, इसके बारे में आइए देखते हैं। हम्बोल्ट ने 1779 से लेकर मृत्यु उपरांत अनेक लेख संग्रह और पुस्तकें प्रकाशित किया था। उनका सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो कॉसमॉस है। क्या है? कॉसमॉस, जिसके अंतिम खंड का प्रकाशन उनकी मृत्यु के पश्चात 1862 में हुआ था। हम्बोल्ट की रचनाएं निम्नलिखित हैं। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे। तो आइए हम इनकी रचनाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि हम्बोल्ट की कौन कौन सी रचनाएं थी, किस प्रकार से इन्होंने रचनाएं की थी, इसके बारे में अब हम देखेंगे। तो पहले इनकी रचना है राइनलेड वेसाल्ट। यह हम्बोल्ट का शोध ग्रंथ है।
जिसका प्रकाशन 1789 में हुआ था। तो राइनलैंड बेसाल्ट का प्रकाशन हम्बोल्ट कब हुआ था? 1789 में हुआ था। दूसरी इनकी पुस्तक है जियोग्नाजिया, भूगोल के विषय क्षेत्र और अध्ययन पद्धति से संबंधित यह पुस्तक 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आगे अगली देखते हैं, नए महाद्वीप के भूमध्य रेखीय प्रदेश की यात्रा। यह पुस्तक 1815 से 20 के मध्य प्रकाशित हुई थी हम्बोल्ट की। अगली पुस्तक है इनका मध्य एशिया। यह पुस्तक 1838 में 2 खंडों में प्रकाशित हुई। पहला है मैक्सिको और क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल, कॉसमॉस। अब इसके बाद है, ये भी इनकी पुस्तकें हैं, मैक्सिको और क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल और कॉसमॉस। यह हम्बोल्ट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो 1845 से 1862 के मध्य 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी। हम्बोल्ट, अब देखेंगे हम्बोल्ट का विधि तंत्र, यानी किस प्रकार से इन्होंने यह तंत्र बनाया था। तो पहला है अनुभाविक विधि। इसके द्वारा तथ्यों के प्रेक्षण, परीक्षण, मापन आदि प्रायोगिक क्रियाओं द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। हम्बोल्ट के अध्ययन पद्धति अनुभाविक और आगमनात्मक थे, यानी भी उन्होंने किसी क्षेत्र को ले लिया तो वहाँ उसका परीक्षण किया, मापन किया, प्रौद्योगिकी किया, तो इसके आधार पर जो जानकारी मिली उस विधि को इन्होंने क्या नाम दिया, तो उस विधि को हम अनुभवी विधि के नाम से जानते हैं। और जो ये इन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया था, तो अनुभाविक और आगमनात्मक विधि का इन्होंने पद्धति का प्रयोग किया था। आगे देखेंगे, फिर है क्रमबद्ध विधि। इसके द्वारा तथ्यों का अध्ययन, वर्गीकरण विधि से विषय अनुक्रम के अनुसार किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें, सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करें, तो जैसे अगर हम भारत को लें तो इसके प्रमुख, अगर हम क्रमबद्ध से इसका अध्ययन करें, तो सिस्टमेटिक ढंग से इसका अध्ययन करेंगे, तो फिर वहाँ एक क्षेत्र को उठाएंगे, वहाँ की जलवायु, वहाँ की वनस्पति, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, वहाँ पर जैव विविधता कैसी है, इस प्रकार से हम जो अध्ययन करते हैं क्रमबद्ध तरीके से, उसे क्रमबद्ध विधि के नाम से जाना जाता है। विषय अनुक्रम के अनुसार तुलनात्मक विधि और रेखाचित्र विधि का इन्होंने प्रयोग किया था। इनके अनुसार तथ्यों के विवरण प्रतिरूपों को अधिक स्पष्ट करने के लिए मानचित्र और आरेखों का प्रयोग किया गया था। तो इन्होंने तथ्यों को विविध रूप से, किसी भी क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया था, जो मानचित्र का विविध रूप से इन्होंने प्रयोग किया था। अब हम देखेंगे सूक्ष्मता और परिशुद्धता, इनकी जो विशेषता है, इसमें परीक्षण की सूक्ष्मता और और उन्होंने यथार्थ, यहाँ पर होना चाहिए था यथार्थ, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, यथार्थ पर विशेष ध्यान दिया जाता है और तथ्यों की माप सूक्ष्म ढंग से की जाती है। हम्बोल्ट उन अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने प्रथम बार कालमापी का प्रयोग करके स्थान के देशांतरों को निश्चित किया था। यानी कि इन्होंने कालमापी का प्रयोग किया और सभी स्थानों के देशांतरों को निश्चित किया था। इन्होंने क्या किया था कि देखेंगे, इन्होंने एंडीज पर्वत की ऊंचाई के मापन के लिए वायु दाब मापी बैरोमीटर का प्रयोग किया था। अगर पूछा जाए कि एंडीज पर्वत के मापन के लिए किसने बैरोमीटर का प्रयोग किया था, तो वो हम्बोल्ट थे। हम्बोल्ट ने क्या प्रयोग किया था? बैरोमीटर का प्रयोग किया था। अब हम आगे देखेंगे इनकी क्या संकल्पनाएं रहीं, इसके बारे में जान। हम्बोल्ट की भौगोलिक संकल्पनाएं, इन्होंने क्या अपने उसमें दिया, तो इस प्रमुख रूप से इनका जो था मानव ग्रह के रूप में भूतल, इसके बारे में अगर हम थोड़ा जानें मौखिक रूप से, तो इनका कहना था कि जो मनुष्य है वो पृथ्वी पर किस प्रकार से रह रहा, वो एक ग्रही के रूप में रह रहा है। अगर हम भूगोल का अध्ययन जो है वो भूगोल के सापेक्ष में नहीं करना चाहिए, मानव के घर के सापेक्ष में भूगोल का अध्ययन करना चाहिए, तभी जो है
भूगोल में और मानव में जो है संबंध स्थापित करके हमें मानव भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। अगर हम देखें जैसे वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की जो विविधता कैसी है, वहाँ के पशु पक्षी कैसे, किसी भी स्थान को लेते हैं तो, और आर्थिक रूप से अगर हम वहाँ देखें वहाँ पर आयात किस लिए हो रहा है, कौन सा निर्यात हो रहा है, वहाँ पर खनन किस प्रकार से है, तो ये सब हम किसके सापेक्ष में करते हैं, मानव की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसी के सापेक्ष में करते हैं। तो इनका कहना था कि अगर हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो हमें मानव के सापेक्ष में ही करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने इस जो संकल्पना दी है वो मानव ग्रही के रूप में भूतल की संकल्पना थी, इनका पहला था। हम्बोल्ट का विचार था कि भूगोल में पृथ्वी के तल का अध्ययन मानव के ग्रह के रूप में किया जाता है। हम पृथ्वी का अध्ययन इसलिए करते हैं कि वह मनुष्य का निवासी है, वरना हमें पृथ्वी का अध्ययन करने में क्या लाभ, यानी कि क्यों हम करेंगे, क्यों इसलिए करते हैं कि इसलिए मानव के लिए वो लाभकारी होगी और कौन कौन सी चीज़ वहाँ पर पाया जाता है जो कि मानव के लिए उपयोगी हो, इसलिए हम उसका अध्ययन करते हैं। स्थानिक विवरणों का विज्ञान दूसरी इनकी संकल्पना है। हम्बोल्ट भूगोल को विश्व के स्थानिक वितरणों का विज्ञान मानते थे। परिवर्तित भूगोलवेत्ताओं ने इस संकल्पना का स्वीकार किया और स्थानिक वितरण की संकल्पना भूगोल की मौलिक संकल्पना बन गई। तो इनका स्टेटमेंट आगे देखेंगे। अब दूसरा इनका तीसरा है सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। इन्होंने कहा जो सामान्य भूगोल है वही भौतिक भूगोल है। आगे देखें वारेनियस द्वारा विश्लेषित सामान्य भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक तत्वों के स्थान में मानव का अध्ययन भी शामिल होता है और तब तक भूगोल भौतिक भूगोल में वर्गीकृत नहीं होता है जब तक हम उसके अंदर मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। हम्बोल्ट ने विश्व भूगोल व सामान्य भूगोल के लिए भौतिक भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया है। तो हम्बोल्ट ने मानव भूगोल और विश्व भूगोल के लिए, सामान्य भूगोल के लिए और भौतिक भूगोल के लिए किस शब्दावली का, तो इसमें क्या है कि इन्होंने भौतिक भूगोल में वर्गीकरण नहीं था। हम्बोल्ट ने विश्व भूगोल व सामान्य भूगोल के लिए भौतिक भूगोल का शब्दावली का प्रयोग किया था, किंतु उनके भौतिक भूगोल में मानवीय अध्ययन भी शामिल होता है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कॉस्मॉस लिखा है जो कि भौतिक भूगोल का उद्देश्य सजीव और निर्जीव प्रकृति के मध्य संबंध श्रृंखला का अध्ययन करना है। अगर हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं तो अगर हम उसमें मानव भूगोल का अध्ययन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं अधूरा रहता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मानव भौतिक भूगोल जो है उसमें जो इनकी पुस्तक है कॉस्मॉस जो लिखी थी उसमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के गुण भी दिखाई देते हैं, जिसका उद्देश्य है सजीव और निर्जीव प्रकृति के मध्य संबंध श्रृंखला का अध्ययन करना है। आगे है कि भूगोल भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन है। इन्होंने कहा हम्बोल्ट के विचार से भूगोल में जैव अजैव प्रकृति के संबंधों तथा मानव और प्रकृति के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का विश्लेषण इन्होंने किया। इसमें किया जाता है कि जैविक अजैविक यानी पूरा पारिस्थितिक तंत्र इसमें आ जाता है। उनके अनुसार इन संबंधों की खोज करना भूगोलवेत्ताओं का परम कर्तव्य होता है। हम्बोल्ट ने कॉस्मॉस में भूगोल की प्रकृति बताते हुए लिखा है कि समस्त सजीव एवं निर्जीव तत्वों में पारस्परिक संबंध होता है। इनका कहना है कि अगर ये पूछा जाए कि किसने कहा था कि समस्त भूगोल में कि समस्त सजीव और निर्जीव तत्वों में परस्पर संबंध होता है तो वह हम्बोल्ट ने कहा था। अगला इनका तथ्यों की विषमांगता यानी कि तथ्यों की विषमांगता में इन्होंने कहा कि हम्बोल्ट के अनुसार क्रमबद्ध विज्ञान में अध्ययन किए जाने वाले तत्व में समरूपता और समानता पाई जाती है, किंतु भूगोल में अध्ययन किए जाने वाले तथ्यों में विषमांगता और भिन्नता होती है।
एक स्थान से दूसरे स्थान, इनका कहना था, अगर हम तथ्यों की विषमांगता में देखें तो जैसे इनका कहना था कि एक जगह पर जैसे हम भारत के क्षेत्र में ले लें तो अगर हम देखें कि भारत की जलवायु कैसी है तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। लेकिन अगर हम अलग अलग राज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे अलग अलग तरीके से, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। किसी राज्य में उष्णकटिबंधीय जलवायु, किसी में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु, किसी में जो है वो पूरा मरुस्थलीकरण है, पूरा है, वहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाएगी। तो इस प्रकार से इनका कहना था कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के लोग पाए जाएंगे, अलग अलग तरीके से विषमता पाई जाएगी, ना कि जो पूरा विश्व है वो एक ही, वहाँ पर एक ही प्रकार की जलवायु थोड़ी ना पाई जाएगी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से जो है वो विषमताएं, भिन्नताएं पाई जाएगी, ये कहना था हम्बोल्ट का। तो यहीं पर ये कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्यमान तथ्यों से समानता में कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है, जिसका विश्लेषण करना भूगोलवेत्ताओं का परम कर्तव्य होता है। तो इन्होंने इस आधार पर कहा था। और फिर इनका है पार्थिव एकता, जो बहुत ही प्रमुख है। पार्थिव एकता इनकी जो संकल्पना है कि पार्थिव एकता में इन्होंने कहा, पार्थिव एकता में हम्बोल्ट का अटल विश्वास था। इनका कहना था कि पृथ्वी पर जो भी चीज़ है, यानी जैविक अजैविक चीज़ जो है वो सब, यानी जितने भी भौगोलिक दृष्टि से जो मुख्य रूप से वो इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी चीज़ें इस पृथ्वी पर, वो सब बहुत ही उसमें आपस में संबंध है, एक दूसरे से वो संबंध स्थापित करती हैं। अगर एक विनिष्ट हो जाएंगी, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़, एक चीज़ विनिष्ट हो जाएगी तो पूरी तरीके से सब पर क्या होगा कि प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें इसमें सामंजस्य स्थापित रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें तो अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, तो पूरे वनस्पति पर प्रभाव पड़ेगा, पूरे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए इनका जो पार्थिव में इन्होंने कहा कि जैविक और अजैविक सभी तत्व परस्पर संबंधित होते हैं और एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं, और एक के विनष्ट हो जाने पर सारे का विनाश हो जाता है। फिर इसमें क्या हुआ था कि ब्रुन्स के अनुसार हम्बोल्ट ने अपने एक मित्र को पत्र में लिखा था। किसने लिखा था? हम्बोल्ट ने लिखा था। ब्रुन्स के अनुसार, ब्रुन्स कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक केवल एक आत्मा ही संपूर्ण प्रकृति को सजीव बनाए हुए है। केवल एक ही जीव पत्थरों, वनस्पतियों, जंतुओं और स्वयं मनुष्य में व्याप्त है। यह किसका कहना था? यह हम्बोल्ट का कहना था। और यह किसने विस्तारित किया था? तो ब्रुस के अनुसार जो है कि ब्रुस हम्बोल्ट ने के एक मित्र थे, जिसमें इन्होंने यह पत्र लिखा था कि